उन्होंने मुझे 1.5 साल के अंदर हर फील्ड की ट्रेनिंग दे दी, बिल्कुल। जो मैं लाख हजारों रुपए काट करके किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकता था, या इंस्टीट्यूट जो डिग्री दे देते हैं परंतु जो प्रैक्टिकल बात है वो नहीं सिखा पाते। नमस्कार दोस्तों, यूं रहा पर रहा चलते रहे, फासले कुछ कम करते रहे, अकेले थे हम थोड़े लेकिन कारवां बनता गया। हमारी सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराती है जिन्होंने बहुत कुछ सोसाइटी को दिया है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब सीखने की बात होती है तो बस एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्तियों को आप सुन लो, समझ लो, जान लो, मानो आपने पूरी किताब पढ़ ली है। आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री महेंद्र मिश्रा जी से, जो लघु उद्योग भारती के महासचिव हैं। एक ऐसी शख्सियत जो बहुत सारे पड़ावों से गुजरी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके पास है। आज उनसे बातचीत करेंगे, बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है महेंद्र मिश्रा जी। नमस्कार जी। महेंद्र मिश्रा जी, आप लघु उद्योग भारती के महासचिव हैं। आपका एक बड़ा उद्योग का एक एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई इंडस्ट्री में आने की। देखिए, बेसिक रूप से तो मैं शेखावाटी क्षेत्र से हूँ जी। बिसाऊ कस्बे में 1964 जी का मेरा जन्म है जी। मेरे पिताजी सेंचुरी मिल में काम करते थे, बॉम्बे थे। ओके। और फिर भिवंडी रहते तो एजुकेशन के लिए मैं 6th क्लास के बाद में भिवंडी चला गया। ओके। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पुणे बोर्ड मैंने किया हुआ है जी। और हमारे परिवार के अंदर मतलब मेरे पिताजी और बहुत बड़ा परिवार है हमारा। पिताजी और 7 भाई थे, 6 बहनें थी, बहुत बड़ा परिवार था। और लगभग हमारे परिवार में सभी लोग नौकरियों में हैं। अच्छा। और उस समय जैसे शेखावाटी में ट्रेंड रहा है कि बिरला ग्रुप में, डालमिया में, जेके में, इस तरह से लगभग सभी ग्रुपों में हमारे लोग थे। और हम, मेरे पिताजी भी बिरला ग्रुप में कॉटन परचेजर के रूप में सेंचुरी मिल के अंदर काम करते थे जी। तो वहीं पर चले गए जब यहाँ से पास आउट होने के बाद में। और ग्रेजुएशन करने के बाद में, चूँकि बैकग्राउंड मेरा सर्विस का था, पिताजी का, भाइयों का, या चाचा जी का, या परिवार के सभी लोगों का, परंतु पता नहीं क्यों मैंने बचपन से ही तय कर रखा था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा। और सब चाहते भी थे, घर वाले भी चाहते थे। मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो अपने फतेहपुर शेखावाटी के थे। उनकी शूटिंग का काम था और उस समय वो ग्रोइंग स्टेज में थे। उसी समय उन्होंने IPO भी लेकर आए थे, तो वो चाहते थे कि वो मुझे अपने साथ ले जाएं। तो ग्रेजुएशन के बाद एक बार उन्होंने पिताजी को कहा कि ये लड़के को मेरे को दे दे, तुम तुम्हारा काम करो, बिल्कुल, और ये मेरे साथ रहेगा। तो पाताल गंगा गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक इंडस्ट्रियल एरिया उसमें नया बना था और वहाँ गवर्नमेंट की बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स थी। तो वहाँ पर वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे थे। तो वो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भी प्रोजेक्ट मैनेजर मैं तुम्हारे को अपॉइंट कर देता हूँ। और भिवंडी से बाई रोड अगर उसमें जाते थे तो 3 घंटे का रास्ता लगता था। पाताल गंगा इंडस्ट्रियल मैं बात कर रहा हूँ 84-85 की। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इसको एक गाड़ी दे देता हूँ और यहाँ से गाड़ी ड्राइवर ले जाएगा, सुबह चला जाएगा और रात को वापस भिवंडी ले आएगा। ये गाड़ी ड्राइवर और सैलरी पे रखता हूँ। ओके। बातें लगभग उनके आपस में हो गई, मेरे तक बात आई तो मैंने कहा पापा मेरे को नौकरी नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात है उस समय, एक गाड़ी मिलना, हाँ, एक ड्राइवर मिलना, आना जाना, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता था। 84 के अंदर बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। हाईली सैलरीड जो लोग होते थे या जो डेजिग्नेशन पे होते थे उनको भी नहीं मिलती थी उस समय। तो देवड़ा शूटिंग के जो मालिक थे, देवड़ा जी, फतेहपुर के पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसमें थे, तो मैंने कहा बोला ठीक है, फिर भी मेरा वो फाइनल ईयर अभी हुआ नहीं है, हो जाता है फिर मैं देखता हूँ। तो बस दिमाग में तो आ ही गई थी कि करें क्या, अपन तो ये था कि करें क्या, बिजनेस करना कोई आसान काम भी नहीं था। तो ऐसे बात होती रही। तो मुझे ऐसा था कि एक छोटी सी बात और आपको बता दूं भिवंडी के लिए। बिल्कुल। भिवंडी पहले हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए फेमस रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर 4-5 बार हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं। ओके। और 81 में जो राइट्स हुए थे उसके अंदर मैंने वहाँ पर जिंदा आदमी को जलते हुए देखा हुआ है। मतलब वो राइट्स के अंदर कुछ लोगों ने किसी आदमी पर केरोसिन डाल करके और उसको आग लगा दी और वो भागते हुए मैंने देखा। तो मेरे दिमाग में एक बात और थी कि मेरे को भिवंडी नहीं रहना, इस तरह की बैड एक्सपीरियंस की वजह से। और तो उसी समय दिमाग में भी थी, तो फिर मतलब जाएं कहाँ।
तो जाने की जब बात थी तो मैंने अहमदाबाद में मेरे ताऊ जी की परिवार रहते थे और जयपुर में भी रहते थे, एक ताऊ जी का परिवार यहाँ रहता था। तो मैंने सोचा कि या तो अहमदाबाद या जयपुर, इन दोनों में से एक जगह चलते हैं। तो जब समर वेकेशंस के अंदर पहले मैं 15 दिन के लिए अहमदाबाद गया, वहाँ रहा। तो ताऊ जी का थोड़ा सर्किल व्यापारियों का था, तो उन्होंने मुझे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और भिवंडी चूंकि पावरलूम की नगरी के नाम से फेमस है। अच्छा। आपको एक जानकारी और बता दूं कि जब दत्ता सामंत ने बम्बई के अंदर टेक्सटाइल मिलों में स्ट्राइक करवाई, तो उसके बाद में लगभग वहाँ की मिलें बंद हो गई थी, कुछ मिलें चल रही थी। ओके। और वो सारा बिजनेस जो था वो भिवंडी पावरलूम में शिफ्ट हो गया था जी। तो बम्बई का जो नाम आता था कि भाई बम्बई में कपड़ा की नगरी है या कपड़ा बनता है, वो उसकी मेन वजह भिवंडी थी। भिवंडी में लाखों की तादाद में पावरलूम है। ओके। तो दिमाग में ये थी कि अपना भिवंडी के अंदर अच्छी जानकारी है, तो पावरलूम के स्पेयर पार्ट्स बनाया जाए, ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। और पावरलूम के जो स्पेयर पार्ट है उस समय गुजरात में बनते थे या साउथ में बनते थे। तमिलनाडु में इरोड सेलम के आसपास जो एरिया है, या तो वहाँ बनते थे क्योंकि वहाँ पर पुराना टेक्सटाइल का मार्केट रहा है, या अहमदाबाद में। तो मैं अहमदाबाद गया, ताऊ जी ने अपने जानकारी से मुझे 2-4 जगह भेजा। तो बेसिकली मैंने देखा कि भाई ये क्या होता है। तो वहीं पर मैंने ये देखा कि भाई जो आज के दिन मैंने फाउंड्री लगा रखी, वो फाउंड्री मैंने सबसे पहले वहीं जाके देखी कि ये फाउंड्री होती है, कि फाउंड्री बोलते किसको, इसका कंसेप्ट क्या है। और वहाँ 15 दिन रहने के बाद में मैं जयपुर आ गया। तो जयपुर में मेरे ताऊ जी रहते थे, उनका कपड़े का होलसेल का काम था, परंतु मेरे पिताजी के एक दोस्त, उनकी फाउंड्री थी। वो फतेहपुर के अंदर जो उनका क्लासमेट रहे, रूममेट रहे हुए हैं, उन्होंने फाउंड्री लगा रखी थी। मैं उनके पास चला गया और वहाँ जा कर के मैंने उनका कामकाज देखा करा, और उन्होंने भी मेरे को अपने परिवार के बच्चे जैसा मानकर और सारी उसके बारे में जानकारी देने की मतलब पूरा प्रयास किया। उस समय आपकी उम्र क्या थी? अब आप देखिए, जो बीकॉम ग्रेजुएट करते हैं महाराष्ट्र में 10+2+3 का सिस्टम है एजुकेशन का। तो 10वीं तक जो होता है, फिर 12वीं को SYJC बोलते हैं, कॉलेज आ जाती है 11वीं के बाद से। तो 15 और 5 20 21 साल का मैं था। 21 साल मतलब 21 साल के एज में इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का आइडियोलॉजी बड़ी मुश्किल काम है। आजकल के बच्चे उस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और मेरा बेसिकली मैं साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री से BSc कर रहा था, तो उसी समय ग्रेजुएशन से आया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार जयपुर थोड़ा सा गाँव के भी पास में रहेंगे। मेरा गाँव बिसाऊ यहाँ से 200 किलोमीटर करीब दूर है। तो ये सोचा कि अब जयपुर ही रहा जाए। तो मैं वो पिताजी के दोस्त के पास में मैंने पिताजी से कहा कि इनसे बात कर लो और मैं यहीं रह जाता हूँ। तो बेनी पार्क में एक गैरेज का रूम किराए पे लिया था मैंने, D68, मुझे आज भी याद है। अच्छा। एक रिटायर्ड गार्ड साहब थे, तो उनके गैरेज पोर्शन में रहता था। उनके कोई लड़का नहीं था। तो लॉन्ग टर्म में उन्होंने मुझे मतलब उसी रूप में देखना भी शुरू कर दिया था। और वो खूब, तो मैं अकेला रहता था, खाना उस समय स्टोव होता था, और झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री थी। अच्छा। और देखो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था और वहाँ कोई खाने का ढाबा नहीं था। तो मैं खाना खाने चांदपुल जाता था। अच्छा। चांदपुल में जोटवाड़ा। और जाते कैसे थे? उसमें तो बस ही थी साधन। अच्छा। पब्लिक कन्वीनियंस था। स्कूटर मुझे पिताजी ने बाद में 85 में खरीद के दे दिया था, परंतु जब इनिशियली जब आया तो उसमें स्कूटर भी नहीं था, या तो साइकिल या फिर बस। टेम्पो चलते थे वो पुराने वाले जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे डीजल के, वो टेम्पो या तांगा। हाँ, तांगा भी था, तो तांगा नहीं, इस रूट के ऊपर वो 3 व्हीलर जो बड़े वाले होते थे ना पहले पुराने, जो बंद हो गए बाद में डीजल के पोल्यूशन की वजह से, वो चला करते थे। तो मैं उससे खाना खाने वहाँ चांदपुल जाता और रात पे कोशिश करता कि खुद बना लें, और नहीं तो दूध पी करके, मतलब ये एक बात और बताऊंगा कि मैं 1.25 से 1.5 लीटर दूध पी लिया करता था। अच्छा। खाना कुछ नहीं, उस समय कैपेसिटी होती थी, आजकल आप 1.25 से 1.5 लीटर नहीं पी सकते। तो धीरे धीरे कर करके 3 या 4 गिलास बनते, बड़ा 3 गिलास बनते थे, और छोटे गिलास पीते तो 4 गिलास। हाँ, हमारी नई जनरेशन अभी सुनेगी, उस समय क्या क्या रेट आता था दूध की तो मैं क्या बताऊं, जब बात ही उस जमाने की हो रही है। तो आप हमें दूध का रेट भी बता दीजिए, रेंट भी बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि उस समय कन्वेंस जो आप जाते थे, ट्रांसपोर्ट चार्जेज तो 3-4 रुपया एक साइड का लगता था। 3-4 रुपये? 3-4 रुपये लगते थे। अच्छा। और दूध मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि दूध की क्या रेट थी, परंतु मैं वो डेयरी का दूध लाद करके और स्टोव पर गर्म करके, और एक साथ नहीं पिया जाता था, तो करीब आधा पौना घंटा लगता। धीरे धीरे पी लिया, फिर छोड़ दिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, काम कर लिया,
और इस तरीके से करीब करीब 1 घंटा लग करके मेरे मकान मालकिन को जब ये पता चला कि मैं रात को कई बार उनकी नज़र में मैं खाना नहीं खाता था, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 आदमी का बनाती हूँ, 3 तेरी भी रोटी बना दिया करूँगा और रोटी तो मेरे से ले लिया करो और दूध लेकर रोटी दूध चूर के खा लिया करो। तो अक्सर वो मुझे और फिर अपने साथ ही बुलाने लग गए और इस तरीके से ज़िंदगी आराम से चलती रही। आप उनके घर का मतलब एक पार्ट बन गए, फैमिली मेंबर बन गए। था मैं किराएदार गैरेज पोर्शन में रहता था, बंगला था 1000 गज का उनका, और वो रिटायर्ड जो गार्ड थे, रेलवे से रिटायर्ड थे, गौड़ साहब नाम था उनका, D68 मुझे आज भी अच्छे से याद है। अब तो वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बन गई। वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, आपके साथी हैं, वो ज़रूर इस बात को रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं किराए पर 2-3 जगह रहा और भगवान की दया से मैंने ये अनुभव किया कि अगर आप को अगर मन के जो उद्गार और भाव होते हैं ना, अगर आपके पास अच्छे विचार हैं तो अच्छे विचार वाले लोगों से आपकी वेवलेंथ मिल जाती है और वो लोग आपके नज़दीक आ जाते हैं। हाँ, आपने बातों में बहुत अच्छी, बड़ी एक तरह से कहीं स्पिरिचुअल बात कही है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ये ऐसा है वैसा है, मैं समझता हूँ कुछ समय के लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो आपके रंग में ढल जाएगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ा, मैं अगर कोई यंगस्टर मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी एज वाले हैं, तो नेचुरली उनको तो अनुभव इस बात का रहा होगा कि आपके अंदर की जैसी फीलिंग है, जैसे मेरे सामने आप कैमरामैन भाई साहब खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, और अगर मेरे मन में किसी के एक के प्रति भी अगर गलत विचार आ रहे हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी व्यक्ति के अंदर भी मेरे विरुद्ध उल्टे विचार आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम वे अगर मैं इनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ कि देखो कितने अच्छे ड्रेसअप कर रखा है, अच्छा कैमरे का भी काम अच्छा कर रहे हैं, कितने बढ़िया आदमी हैं, तो मैं यकीनन बोलता हूँ कि थोड़ी देर में इनके विचार भी यही आएंगे और वो अपना काम जो है ना, वो हम एक तरह से हमारी टेलीपैथी से बातचीत होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो थॉट हैं वो ट्रांसमिट होने लग जाएंगे। यंग जनरेशन को तो बहुत ये हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य है। जैसे मैंने कहा था कि बातों में जो एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं उनसे बहुत कुछ निकलता है। आप जैसे कहते हैं ना कि अगर बबूल का बीज बोएंगे तो आम कहाँ से होएगा, वो बबूल का बीज एक तरह से माइंड में भी है कि माइंड में अगर आपने कुछ कांटे बो दिए हैं, आप सोचे कि सामने वाला आपको बहुत अच्छे फल दे दे, वो शायद संभव नहीं है। मेरा मतलब यही है आपके शायद कहने का। इसके एक मैं कभी मौका मिला तो इसके बारे में एक अपने जो, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक शुरू से रहा है, और कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने समाजशास्त्र को पढ़ा हुआ, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, बाकी उस समय एक समाजशास्त्र हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा था। स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से गांव में हुई है, बिसाऊ में कोई कॉलेज नहीं थी। भिवंडी जाने के बाद में भी वहाँ पर हिंदी और मराठी और गुजराती तीनों की कंबाइंड सरकारी स्कूल थी। मुझे आज भी याद है, चाचा नेहरू हिंदी हाई स्कूल उसका नाम था, मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ और 10th तक हिंदी मीडियम में था। वहीं पर इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम की और गुजराती मीडियम की भी स्कूल, मतलब एक में ही थी, वो पढ़ाई एक साथ होती थी। और महाराष्ट्र में 3 भाषा वाला उस समय कंसेप्ट चला करता था, तो मैंने हिंदी के साथ में मराठी लगभग एक तरीके से, वहाँ उस समय जो माहौल हुआ करता था, वो ठाकरे साहब का ज़माना था, मराठी मानुस वाली बातें होती थी, तो ये मान के चलते थे कि मराठी सीखना एक तरह से ऐसा ज़रूरी सा माना जाता था कि अगर वहाँ स्थायी रूप से रहना है, महाराष्ट्र में खासकर बम्बई थाने एक क्षेत्र के अंदर जहाँ पर ठाकरे साहब का दबदबा हुआ करता था, उसमें मराठी सीखना लगभग आदमी के लिए एक तरह से कंपलसरी सा होता था। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत मुंबई में रहे हमारे तो इनको ये बात पता होगा। तो मैंने दूसरी भाषा के रूप में मराठी को चुना, इंग्लिश थी। तो वहाँ तो आपने बड़ा पाव भी बहुत खाए होंगे। बड़ा पाव और मैं बड़ा पाव तो खास करके था ही, और एक वहाँ पर एक यूपी के भैया थे, वो हमारे स्कूल के बाहर ठेला भी लगाते थे, तो बड़ा पाव से ज़्यादा उनका जो अच्छा मुझे लगता था ना, वो एक विशेष सैंडविच बनाते थे। अच्छा। और सैंडविच के बारे में और बड़ा पाव के बारे में तो क्या कहूँ कि जयपुर में आए इतने बरस हो गए, उसका जैसा नहीं खाया आपने? उसके जैसा नहीं खाया। और मेरी वाइफ भी एक्चुअली पूना पढ़ती थी, मेरे फादर इन लॉ वहाँ पूना सर्विस करते थे, तो उसका भी वहाँ महाराष्ट्र का बैकग्राउंड रहा है। आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज? नहीं सर, अरेंज मैरिज हुई है। मैं आपको एक और जानकारी दूं, मेरे वाइफ के दादाजी वो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, और पंडित श्याम सुंदर जी सुरोलिया मुकुंदगढ़ के रहने वाले, वो जयपुर नेहरू नगर ही रहते थे। और मुकुंदगढ़ में उनके नाम से जो मुख्य मार्ग है वो उनके नाम से ही है, स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से। अच्छा। उनको ताम्रपत्र मिला हुआ था,
और उसमें गए थे तो फैमिली थी, तो जयपुर में रहते थे। हालांकि सारी बातचीत मेरे को देखने करने का काम यही हुआ, परंतु हमारी शादी भिवंडी जाकर हुई थी। मैं भी भिवंडी चला गया था, वो भी भिवंडी गए थे और वहाँ जाके शादी की। मैं जो आपको विषय बता रहा था कि वो पावड़ा वाली बात आ रही थी ना, तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा वहीं रहते थे, छोटे भाई वहीं रहते थे, तो हर 2-4 महीने में जाना होता था। तो मैं जितनी बार जाता था ना, तो वहाँ से पावड़ा जरूर लाता था। और उसमें ट्रेन से आना जाना होता था, तो गर्मी के दिनों में थोड़ा विशेष प्रिकॉशन करके इस तरह से लाता था कि बड़ा अलग पाव अलग, सूखी वाली जो चटनी है वो खासकर वही सबसे ज़्यादा पसंद। वड़ा पाव के अंदर सूखी चटनी और हरी मिर्च अगर नहीं हो तो वड़ा पाव का आनंद नहीं है। इस पूरे पॉडकास्ट के बाद मुझे अपने क्रू को जरूर खिलाना पड़ेगा। तो ये था, तो वो मैं फिर अलग अलग लेकर आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, कि यहाँ ला के मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर मिक्स रखे तो रात भर की ट्रेन 7:50 पे बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन चलती थी, जयपुर की सुपरफास्ट जो आजकल बोलते हैं, इस ट्रेन से आना जाना होता था। तो सैंडविच और बड़ा पाव, और ये तो खूब खाया है और अभी भी मौका मिलता है। हालांकि हमारी फैमिली जयपुर शिफ्ट होगी, सभी लोग, मेरे भाई पिताजी वगैरह सब, परंतु मेरे दोस्त वहाँ पर अभी भी हैं, वो आते रहते हैं और बड़ा पाव खिलाते रहते हैं। देखिए जयपुर में तो ये पॉडकास्ट जाएगा ही, और थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज हो गया है कि आपने कहा कि जयपुर में इतने साल रहे, ना वैसा बड़ा पाव खाया ना वैसे सैंडविच खाई, तो हो सकता है आपके पास जरूर ये फ़ोन आए कि वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दो। बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो एक से एक डिफरेंट लोग आ गए हैं इस फील्ड में पूरे के पूरे। एक भिवंडी में जो है ना, वो काला गुलाब जामुन होता था, गोल वाला, अगर आपने खाया हो तो। एक तो गुलाब जामुन का ब्राउन कलर का होता है, और एक काला होता है, और वो लंबा जैसा होता है। ओके, वो भी बहुत अच्छा होता है। कभी भिवंडी जाना हो तो। नहीं, आपसे बातचीत के दौरान लग रहा है कि आप फूडी भी हैं। फूडी से मतलब फूड के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हैं। देखो क्या, आपको एक बात बता दूं, एक तो आप मुझे शेखावटी का, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, शेखावटी का क्या फूड फेमस है, मतलब या फिर शेखावटी के लोग। शेखावटी का खाने के अंदर समझो तो आपने कांजी बड़ा खाई है। अच्छा, है ना, हम नमकीन की ऐसे बात करूं, और जो बड़े बनते हैं ना जयपुर में, अगर आप किसी भी शादी में जाएंगे तो जयपुर में उड़द के वो गोल वाले बड़े बनते हैं, वो वाले बनते हैं। और हमारे लोगों की शादी होती है तो आजकल तो हमारे शेखावाटी वाले ही नहीं है, हमारे को देख देख करके, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी फैक्ट्री भी है, काला डेरा में भी थी, तो आजकल लगभग इस एरिया के लोग तो ना वो शेखावाटी वाले दही बड़े जरूर रखते हैं, और कुछ रखे कि नहीं रखे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये, और मिठाई की बात करें तो आप बेसन की चक्की और बूंदी और भुजिया, और वो जो मोटी वाली बूंदी आती है जिसको भजिया बोलते हैं यहाँ पर, गोल गोल छोटी वाली, उसको खा के देखो, लुंजी साथ में हो, आपको आनंद आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारे तो इस पॉडकास्ट का बजट तो बढ़ गया है। ये सब चीजें हम आपसे बातचीत करेंगे, फिर हम भी आएंगे, खाएंगे, और एक दिन फिर साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, तो मेथी की लुंजी है, और वो मोटी वाली बूंदी, अच्छा, है ना, उनका नमकीन स्वाद वाली, ही अलग है। वो उन दोनों को चूर करके खाइए, आपको आनंद आएगा। या बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक अच्छा जो खाना होता है ना, एक अच्छा खाना अगर समय पे मिल जाए, तो उससे बढ़िया माइंड कहीं एक्टिव नहीं होता है, बढ़िया माइंड। तो खाने की बात चले तो क्या है कि देखो, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या जो अकेले रह लिए, तो उनको खाना बनाना भी आ जाता है और खाना खाना भी आ जाता है। खाने के टेस्ट उनको पता होता है, खाने की वैल्यू उनको पता हो जाती है। जिनको माँ घर में बना के 4 चीज़ दे देती है और बोलती है बेटा तू ये खा ले, अच्छा ये नहीं खाएगा, चल ये खा ले, उनको खाने की वैल्यू पता नहीं होता। फिर अगर समय पे शादी हो जाती है और वहीं उनका सेटअप हो जाता है तो उनको पता ही नहीं होता। और ये अलग ही होता है, एक आप अलग खाना बनाए खुद, खुद अकेले खाना बनाना, उसको खाना, दूसरों को शेयर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो 2 ही सब्जी सीखी थी जी, भिंडी की क्रिस्पी सब्जी जो एकदम से, है ना, वो सब्जी, और हमारा फूड ब्लॉग भी जल्दी आ रहा है, उसमें आपको बताएंगे। तो वो भिंडी की क्रिस्पी सब्जी, वो मेरे जीजा जी के दोस्त थे, वो उन्होंने, श्याम जी फतेहपुर गए थे, वो गुवाहाटी रहते थे, तो वो जयपुर आए थे, मैं जयपुर रहता था, तो जीजा जी के साथ वो घर पे वही कोई भी आने जाने वाला होता तो रुक जाते थे। और देखो उस समय का एक आनंद और था, मैं एक रूम में रहता था, वही ड्राइंग रूम था, वही बेडरूम था, और वही सब कुछ था, परंतु अगर हम 3 जने होते तो तीनों नीचे बिछा के सो जाते थे। अब बात को समझना, दरी बिछा ली और दरी पे सो गए, तो ये रहता था। तो 2-3 जने भी हो जाते तो घर में रहते, तो उनको सब्जी बनाने का शौक रहता था, तो उन्होंने मुझे ये भिंडी की क्रिस्पी सब्जी बनानी सिखाई। ओके, और पूरी सिखाई, तो भिंडी की सब्जी मिल जाती है, और अगर गर्मी का सीजन हो तो साथ में आम का रस, बस इस चौथी आइटम नहीं।
पूरी, भिंडी की सब्जी हाँ, और अमरस, अमरस बस और हो गया। दूसरी सब्जी कौन सी है जो आप बता रहे दूसरी आलू की सूखी सब्जी, हैं? अच्छा, आलू की सूखी सब्जी। वो सदाबहार चीज़ है, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक सब खाते हैं, तो उसकी सूखी सब्जी। अब बड़ी मुश्किल से लोग रिलेट कर पाएंगे कि एक उद्योगपति के साथ पॉडकास्ट चल रहा है हाँ। या फिर एक ब्लॉगर होते हैं ना जो खाने वाले होते हैं उनके साथ चल रहा है। हाँ। और आप, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप एक फूड के प्रति कॉन्शियस हैं तो आपको हर स्टेट का खाना खाने का मन करता है कि वो एक सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपकी सेमिनार में गए और वहाँ से वापस आ गए। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने इसे जब इंडस्ट्री चालू की तो उसकी मार्केटिंग के लिए मैंने पावरलूम स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू किया था, उसी का आइटम बनाता था। तो अपने देश के अंदर, भारतवर्ष में पावरलूम के जो बड़े सेक्टर हैं, गुजरात को छोड़ दे क्योंकि गुजरात में तो काफ़ी प्रोडक्शन होता था, तो भिवंडी और भिवंडी के बाद में मैं जाता था बेंगलोर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बहुत से लोग मेरे जैसे मित्र हनुमान जी हैं, इन्होंने भी ऐसे ही काम किया हुआ है जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं मार्केटिंग करने महीने में 13 से 15 दिन टूर करता था। तो मेरा टूर ऐसे होता था कि जयपुर से मैं जाता था भिवंडी, भिवंडी से बेंगलोर, और बेंगलोर, अच्छा जनरली मैं ट्रेनों की टाइमिंग इस तरह से सेट करता था कि या तो रात का टाइम ट्रेन में निकल जाए कि होटल में नहीं रुकना पड़े। उसके पीछे कंसेप्ट एक ही होता था कि होटल का खर्चा नहीं हो, लिमिटेड खर्चे से काम चलाना होता है, जो अपने पास साधन अवेलेबल है उसी में काम करना। तो जैसे बेंगलोर में सुबह पहुंचता था, तो बेंगलोर सुबह जा कर के सामान तो वहाँ पर पहले ही वहीं पर जो वेटिंग हॉल में 4 बजे करीब बेंगलोर ट्रेन पहुँचती है, जो बॉम्बे से चलती है, सुबह चलती है, तो वो दूसरे दिन पहुँचती है। तो वहाँ जा कर के पहले नहा लिया, नहा कर के लगेज रूम में बैग जमा करा देता, फिर थोड़ी देर वेट करता। 7 बजे के आसपास में वहाँ पर रेस्टोरेंट खुल जाते थे, तो मैं 7 बजे वहाँ खाना खाने जाता था। सबसे बढ़िया खाना रेलवे स्टेशन के ऊपर ही जो रेलवे का कैंटीन है, उसकी इडली आप खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास। वहाँ की इडली, हालांकि वहाँ से मैं बेंगलोर से दिन भर मार्केट करके रात को 10:30 बजे की ट्रेन ईरोड के लिए पकड़ता था, तो फिर रात को सुबह वापस वहाँ पर 6 बजे पहुँच जाते थे ईरोड, और ईरोड में रुक करके वहाँ मैं होटल में रुकता था। मुझे आज भी याद है, मैं एक साधारण सा, वहाँ पे लॉज बोलते हैं, अपने यहाँ होटल बोलते हैं, वहाँ उसमें लॉज बोलते हैं, तो लॉज में रुकता था, 30 रुपये वो लेता था। ओके, 30 रुपये में रुका देता था। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सीखी वहाँ पे, जो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग थी। अपने नॉर्थ इंडिया में या बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ या अपन दिल्ली में देखें तो एसी का मतलब अपन क्या मानते हैं, एसी मतलब एयर कंडीशनर। मैंने पहली बार वहाँ जा करके देखा एसी लॉज, और वहाँ जा करके रूम में गया तो मेरे को पता चला कि एसी मतलब एयर कूलर है। अच्छा। तो आप देखेंगे उस समय ये एक बड़ा डिफरेंस था कि बॉम्बे में एसी बोल करके, अगर वहाँ एसी बोल के वहाँ रुक गए तो वहाँ क्लियर करना पड़ता था कि एयर कंडीशनर है या एयर कूलर है। एयर कूलर है। तो जनरली स्टेशन के आसपास वहाँ पर जितने भी होटल रहेंगे, अगर वो बजट होटल ही होते हैं नेचुरली, और वो सब में एसी लिखा रहता है, परंतु उसमें एसी नहीं होता, कूलर होता है। वो तो छोटा सेगमेंट का, अगर यहाँ पर कोई होटल खोलता है तो वो आपसे आइडिया ले सकता है। ये चल सकता है आपका आइडिया। चल सकता है ये, तो अनजान लोग तो रुक ही जाते हैं इस सोच करके। नहीं, बड़ी अच्छी बात होती है, जैसे आपने बताया कि आप होटल का खर्चा कैसे बचा सकते हो अगर आप अपनी ट्रैवलिंग का, मतलब इस तरह से आप जनवरी का अपना एक सेगमेंट रखो कि आप रात को वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, मुझे पता नहीं कि भारत सरकार ने ये सुविधा क्यों बंद की। पहले एक सर्कुलर रेलवे टिकट जारी होता था, अगर किसी को पता हो, पुराने लोग होंगे जो ट्रेवल करते होंगे तो उनको पता होगा, तो वो काउंटर पे टिकट नहीं मिलते थे, टीटी के पास में आपको अपना पूरा रूट बताना पड़ता था, ट्रेन नंबर लिख के देनी पड़ती थी, कनेक्टिंग ट्रेन देनी पड़ती थी। 200 किलोमीटर की जर्नी के बाद में एक आप नाइट होल्ड कर सकते थे। तो उसमें होता क्या था कि जैसे आप, अगर जैसे मैं मेरी बात करूं कि मैं यहाँ से बम्बई जाता था, बम्बई से बेंगलोर जाता, बेंगलोर से ईरोड जाता, फिर ईरोड स्टे कर करके फिर वहीं से मैं सेलम और कोयम्बटूर और मदुराई, ये तीनों स्टेशन वहाँ से कवर करता, वापस बेंगलोर आता, बेंगलोर से मीरज आता, मीरज से उतर करके स्टेशन मीरज है, वहाँ से उतर के इचलकरंजी जाता, कोल्हापुर जाता, और फिर वहाँ से मीरज से ट्रेन पकड़ करके मैं आता था। या बुरहानपुर जाना होता तो मैं बुरहानपुर चला जाता था, बुरहानपुर से उज्जैन होकर के जयपुर आता था। तो ये एक सर्कुलर रूट बन गया। एक एक टिकट लेंगे, तो मेरे को आज भी याद है कि अगर मैं उस समय अगर एक एक जगह की एक एक टिकट लेता और रिजर्वेशन कराता तो मेरा उसमें करीब 3800 रुपये लगता था। ओके। परंतु यही अगर मैं सर्कुलर टिकट बना लेता तो ये 1300 रुपये में, 1350 रुपये में बन जाती थी।
और उसके अंदर वो स्टे भी कर लेता था। तो ये कंसेप्ट उस समय हुआ करता था, अब सरकार ने पता नहीं क्यों बंद कर दिया। मैं बोलता हूँ कि जिनको व्यापार करना, काम करना या किसी वजह से घूमना होता है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। एक तरह से सब्सिडी थी, इस तरह के लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव थी इस तरीके से कि वो इस तरीके से काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। अपनी बात चल रही थी कि मैं इस लाइन में कैसे आया, तो मैं अपने पिताजी के दोस्त के पास में रह करके काम करने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ रिइंबर्समेंट ले लो। तो मैंने कहा भी मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मैं आपका काम करूँगा, पूरा करूँगा। एक बात और मैं जो आज के युवाओं को बोलना चाहता हूँ, ये बात मेरे को पिताजी ने 2-3 सूत्र बताए थे कि अगर जीवन में सक्सेस होना है, एक था कि बेगार से बेगार बलिए, मतलब बेकार बैठने की बजाय आप बेगार कर लो। बेगार का मतलब किसी दूसरे का काम करना जिसका आपको कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, परंतु बेकार मत बैठो। इससे होगा क्या कि आप कोई भी, आपके दिमाग में गलत थॉट नहीं आएंगे, गलत साइड में नहीं जाएंगे, कोई भी बुरी बात नहीं होगी, और एक आप अपनी या कुछ न कुछ कम से कम एक्सपीरियंस तो लेकर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं जब उनके साथ रहता था तो उनको बिना पगार का एक तरीके से मुनीम मान लो, मैनेजर मान लो, या आदमी मिला था। तो इसकी मुझे एडवांटेज क्या मिली, मैं आज बता रहा हूँ लोगों को, कि उन्होंने मुझे प्रोडक्शन से लेकर के, बैंकिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके सारे काम धीरे धीरे मेरे, तो ये काम कर ले, कर लूँगा, कर लिया। अब वो देखते ये खाली हो गया तो इसको ये काम और बता दो। अगर मेरे दिमाग में ये होता, जैसे कि आजकल के जनरल लोग सोचते हैं कि यार मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, मैं क्यों काम करूं, तो मैं मानता हूं कि मैं उद्योगपति नहीं बन पाता। उन्होंने मुझे 1.5 साल के अंदर हर फील्ड की ट्रेनिंग दे दी। बिल्कुल। जो मैं लाख हजारों रुपया काट करके किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकता था, या इंस्टीट्यूट जो डिग्री दे देते हैं परंतु जो प्रैक्टिकल बात है वो नहीं सिखा पाते। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, पिताजी के दोस्तों, बाबूलाल जी उनका नाम था, और उन्होंने मुझे इसी तरीके से सारे काम मुझे सिखाए। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो अपना काम शुरू करूँगा, और इनिशियली उनके पास जड़ाई फैक्ट्री थी, तो मैंने अपने कुछ आइटम के पैटर्न वगैरह बना करके और उनको कहा कि भाई मैं करूँगा। तो उन्होंने अपनी इधर ही जगह दे दी मेरे को, और मैंने एक ग्राइंडर मशीन और एक ड्रिल मशीन, 1200 रुपये का ग्राइंडर, 1800 रुपये की ड्रिल मशीन ला करके काम शुरू किया, और उनकी जगह में करने लगा। तो उनसे मैंने तय कर लिया था ज़मीन का, उन्होंने मुझसे किराया नहीं लिया कि मैं वहीं रह कर उनका भी काम कर रहा हूँ। मेरा काम बहुत थोड़ा था, बाकी टाइम फ्री रहता जो उन्हीं का काम करता रहता। तो उन्होंने मुझसे रेंट नहीं लिया और मैं अपना काम मैंने ऐसे करने लगा। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा काम आगे बढ़ा तो मैंने कहा भी मतलब मेरा खुद का करना मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला तू यहाँ से छोड़ के मत जा, और उन्होंने मेरे को वर्किंग पार्टनरशिप ऑफर कर दी। अच्छा। कि वर्किंग पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि मेरा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, प्रॉफिट में से उन्होंने एक रेशियो बहुत छोटा सा, परंतु उन्होंने मुझे वर्किंग पार्टनरशिप ऑफर कर दी कि आप काम यहाँ से जाओ मत। आपका एक स्टेप की शुरुआत हो गई, एक वो एंटरप्रेन्योर बनने की मेरी वो शुरुआत हुई कि उन्होंने कहा कि आप यहीं पर काम करो, और वो वर्किंग पार्टनरशिप मेरे को 5% की टोटल प्रॉफिट में से, जो भी उनका इंटरेस्ट वगैरह काट के नेट प्रॉफिट में से 5% उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे को दे दूंगा, अब तुम नौकरी पर नहीं हो, मेरे पार्टनर हो। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। ये सब भी कुछ समय तक चलता रहा। फिर मुझे दिमाग में आया कि भाई इतने से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम तो और करना पड़ेगा। वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि अगर मैं मान के चलूँ तो मैं, ये आप मान के चलो कि ये शुरुआत के 2-3 साल तक भी जो मेरा खर्चा था वो मुझे पिताजी दिया करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ से कमा लेता था। तो फिर दिमाग में ये आती थी कि यार अपने को कम से कम सेल्फ सस्टेनेबल कमा सके, कम से कम इतना तो काम करें। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई मेरे को तो ये ढलाई फैक्ट्री लगानी है, वर्कशॉप, इसमें कुछ होता नहीं है। तो कई दिनों तक हमारी रस्साकशी चलती रही करती। फिर लास्ट में उन्होंने ये ऑफर किया कि तू ऐसा कर कि मेरी फैक्ट्री किराए पे ले ले, और मेरा भी काम कर दे, तेरा भी काम कर ले। बात को समझना। उन्होंने अपनी फैक्ट्री मुझे किराए पे दे दी, उनके पास पूरा बिजनेस था, वो बिजनेस लेने लगे। मार्जिन उन्होंने कम दिया, परंतु इस स्टेप ने मुझे एक तरह से बूस्ट कर दिया, दे दिया, और एक स्टेप और बढ़ गया, एक स्टेप और में आगे हो गया। मतलब एक गैरेज में रहना, फिर उनका काम करना, फिर उसके बाद उनके द्वारा मशीन खुद लगाना, का काम शुरू करना, फिर वर्किंग पार्टनर बनना, और उसके बाद वो रेंट पे लेना। तो ये काम भी चलता रहा। परंतु कुछ परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, उनका भी थोड़ा सा परिवार था। उनके साले साहब भी थे, उनके वो जो ससुर साहब भी थे,
ससुर साहब एक्चुअली उनके वहाँ अकाउंट्स वगैरह का भी काम करते थे, और उनके लड़के भी था, जो बड़ा लड़का मेरी उम्र का ही था, और कुछ होता है इस बारे में, तो उनसे बच्चों से मेरी नहीं निभी, तो मैंने 1-1.5 साल बाद ही उनको कहा कि मैं अब अलग जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो फिर उस समय की मुझे आज भी याद है। देखो, मैं इसमें 2-3 बातें और बोलता हूँ कि भाग्य और कर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। 1988 के अंदर राजस्थान सरकार ने, जैसे अभी राइजिंग राजस्थान हुआ है दिसंबर में, अभी वर्तमान बीजेपी सरकार ने किया था। एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसके अंदर एमएसएमई जो कॉन्क्लेव 3rd डे का इवेंट था, उसका एमएसएमई की तरफ से मैं इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव था, और इसका कन्वीनर के रूप में मैंने 3rd डे का जो इवेंट है वो 100% मेरा हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज करा हुआ था। लघु उद्योग भारती को वो इवेंट मिला था, है ना, तो उसको मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया था, और वो एक सक्सेसफुल, बहुत ही आज तक के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट का आना, और अपने आप में एक पूरा तरह का कॉन्क्लेव था पूरा। बिल्कुल। तो उसमें भी इन्होंने किया था, तो उसमें रोड शो करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से रिको और उद्योग विभाग के अधिकारी बॉम्बे गए थे। अच्छा। तो मुझे पता था, मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो मैं वहाँ गया था। तो मुझे आज भी नाम याद है कि एक मिस्टर कोल साहब थे, वो रिको में पोस्ट एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, बाकी वो एकदम हाईएस्ट पोस्ट पे हुआ करते थे, वो वहाँ गए थे। तो मैंने कहा था कि साहब मुझे भी काम करना है, तो बोला जयपुर आ जाना, जयपुर में लगाओ फैक्ट्री। तो ये 88 की बात है। तो 89 में मैं रिको में गया, और मैंने उनके पास गया, वो कहा साहब मुझे तो ज़मीन चाहिए विश्वकर्मा में। मैं किराए पर, जो मेरी फैक्ट्री थी वो झोटवाड़ा में थी, और उनके पास में गया तो पैसे भी लिमिटेड थे, पैसे तो थे नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या करेगा, तो मैंने कहा अभी मैं ढलाई फैक्ट्री लगाऊंगा। तो वो शायद टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, वो ढलाई फैक्ट्री के बारे में सब कुछ जानते थे। तो मैंने उनको कहा मुझे 500 से 700 मीटर का प्लॉट दे दो। तो उन्होंने कहा भी इतना बड़ा तो कोई प्लॉट ही नहीं है, हमारे पास तो मिनिमम 3500 मीटर का प्लॉट है, या 3500, 4000, 5000 मीटर के प्लॉट है, इतना छोटा कोई नहीं, इतना कोई प्लॉट ही नहीं है। और फिर वो मेरे को बोले तू बोलता है ढलाई फैक्ट्री लगाऊंगा, मेरे को बता 500 मीटर में ढलाई फैक्ट्री कैसे लगा लेगा, क्या चला लेगा। तो मैंने कहा मुझे साहब छोटा सा काम करूंगा मैं। तो बोला देख सक्सेस नहीं होगा, तेरे को थोड़ा सा 1500 मीटर तो ले ले। तो मेरा 1500 मीटर के पैसे नहीं है। तो फिर मैंने तो कई दिन ऐसे चलता रहा, तो प्लॉट भी बड़े थे। उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार तेरे को अगर जीवन में सक्सेस होना है, देखो कौल साहब की मैं बात को इसमें भी मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने ही ये चीज़ को मुझे मोटिवेट किया कि मैं 500, 700, 800 मीटर ज़मीन नहीं लेकर के 1500 मीटर ज़मीन ले लूँ। तो फिर उन्होंने ये रास्ता बताया कि 25% पैसे दे देना, बाकी की मैं 2 साल की किस्त करवा दूंगा, मतलब इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे। तो फिर मैंने भी हिम्मत कर ली कि यार जब इंस्टॉलमेंट हो जाएगी तो अपन बड़ी ज़मीन धीरे धीरे निकाल लेंगे उसमें पैसे। तो अब देखा तो उन्होंने अपने वो पीए से कहा कि कोई प्लॉट देखो, तो बोला साहब इतना छोटा भी प्लॉट नहीं है, 1500 मीटर का भी, तो अब क्या करें। फिर बात अटक गई। फिर उन्होंने कहा बोला यार जो अलॉटमेंट कर रखे हैं उसमें से कोई ऐसा है कि जो डिफॉल्टर वगैरह पैसे नहीं जमा कर रहा है। बोला ऐसी लिस्ट निकाल के ले आओ। तो वो 7-8 प्लॉट की ऐसी लिस्ट निकाल के लिए उसमें आपको मिल गया। तो उसमें कई प्लॉट थे ऐसे, परंतु वो सब भी बड़े थे। तो फिर उन्होंने अपने पीए के कहा कि एक ये जो मैंने प्लॉट लिया है F702 रोड नंबर 9F2 पर, ये 3500 मीटर का प्लॉट था। आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प है। तो काम करना पड़ता है तो हो जाती है। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो, F702A और F702B। तो मुझे 1470 मीटर का F702B उसमें रिजर्व प्राइस में 60 रुपये में। देखो भगवान कैसे मदद करता है, मैं आपको बता दूँ। उसमें अगर मार्केट में अगर मैं वो खरीदने जाता वो प्लॉट, तो उसमें 125 से 150 रुपये की रेट थी कोल साहब की वजह से। और मैंने जो उनको कहा था, मुझे साहब आप बम्बई आए थे, जब आपने मेरे को कहा था कि भिवंडी आना, मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैं पहले आ गया था 4-5 साल से ही आऊँ, मैंने कहा मैं तो अब आया हूँ भिवंडी से और मुझे तो ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने इतनी एक्सरसाइज करके मुझे 60 रुपये में, मेरे को आज भी याद है, 60 रुपये के अंदर वो प्लॉट 1470 मीटर का अलॉट किया। 1,02,730 रुपया विथ रजिस्ट्री उसकी उसमें की कॉस्ट आई थी, और वो प्लॉट उन्होंने मुझे दे दिया। अब पैसे इतने ही थे जो उनको पैसा देने में लग गया।
तो मैंने आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जब मैंने फैक्ट्री शुरू की तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाउंड्री बना लूँ या शेड बना लूँ या कुछ कर लूँ। तो मैंने तय ये किया कि जैसे अपने खेत के अंदर कच्ची मिट्टी की दीवार बनती है वैसे दीवार बना करके और फैक्ट्री चालू करूँगा। अगर कुछ कमा लेंगे तो बाउंड्री बना लेंगे और फैक्ट्री नहीं चली तो कोई बात नहीं है। अब वो एक विल पावर होती है ना कि मुझे काम तो करना है। ये लोगों को सीखना चाहिए कि काम तो करना है, मेन पर्पज होना चाहिए काम को शुरू करना, कैसे शुरू करना, और इतना पैसा होगा, इतनी चीज होगी, ये होगी तो ही काम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो सकता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोई भी काम सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, उसके ऑल्टरनेट तरीके होते हैं। आपको प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी आपको सोच के रखना पड़ेगा अगर सक्सेस होना है। बहुत बड़ी बात है, खासतौर से जब आप एक उद्योग में आते हैं, एक रिस्क फैक्टर में आते हैं और आते हैं तो फिर मैंने ये किया कि मैं और वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं लगाई, कच्ची जैसे खेतों की दीवार होती है वैसे मिट्टी की दीवार लगा करके उस पर कांटे की झाड़ियाँ लगा करके और फैक्ट्री का अंदर का शेड बनाया। फिर ये था कि मैं रहूँगा, किराए पे था, तो मैंने कहा कि मैं रहूँगा भी फैक्ट्री में। तो जो चौकीदार का रूम बनाया था उसमें मैं और चौकीदार हम दोनों साथ में रहते थे। मैंने अपने गांव से ही एक लड़का मेरे साथ का था, उसको मैंने बुलाया था, वही मेरा चौकीदार भी था, वही मेरा मैनेजर भी था, वो सुपरवाइजर था, वही मेरा खाना बनाने वाला भी था। हम दोनों मिलकर खाना बना लेते, वो अपना खा लेता, मैं मेरा खा लेता, साथ में खाना बनता था। और इस तरीके से शुरुआत करी। तो 2-3-4 बातें हैं कि जीवन के अंदर पहले आप अपना लक्ष्य तय करिए और फिर लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। जैसे अपन सोचते हैं, अपने दिमाग में आता है कि यार घूमने जाना, कश्मीर जाना है, तो कश्मीर कैसे पहुंचेंगे? आज के दिन सबसे जो इजी अवेलेबल है, एयर से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, रोड से जाएंगे, या आपको हो सकता है कि कोई, अभी जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं बीच में बोलूँगा, हमारे एक मित्र हैं सराफ, नवनीत जी सराफ, मेरे से थोड़े छोटे हैं। इस उम्र में वो लोग जयपुर से गोवा, उनके फ्रेंड सर्किल मोटरसाइकिल से गए। ग्रेट। अब आपको उनके अंदर घूमने की इतनी है, पैशन है। तो वो लोग अपने जो 4-5 दोस्तों के साथ वो अभी मोटरसाइकिल से गोवा घूम कर आए हैं अभी कुछ समय पहले। तो ऐसे अगर कश्मीर जाना तो कई रास्ते हैं ना, तो आप सोचिए, फिर आप ये देखें कि भी आपका बजट, पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। अब दुनिया को देख करके जाना जब तो बोलेंगे यार प्लेन से चलें, और पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो क्या करना, ट्रेन। एक बात और बताता हूँ, उसमें ट्रेन के अंदर एसी की तो बात भूल जाते हैं, 3 टायर जो अपने सेकंड क्लास जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं मिलती थी तो मैंने जनरल कोच में भी ट्रेवल किया हुआ है। और जनरल कोच के अंदर आपको सीट नहीं मिलती थी, नहीं, खड़े जाना है, बैठ के जाना है, या ज़मीन पे अगर नींद आई गई आपको, अगर कुछ भी साधन नहीं मिला तो वहीं पर भी सोना है। कि लोग फिर जैसे कोई बाथरूम जा रहा है, कोई आ रहा है तो आपके ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल। ये सब समय भी मैंने देखा हुआ है और ट्रेवल किया हुआ है। लक्ष्य ये था, मैं महीने में 13 से 15 दिन ट्रेवल करता, 15 दिन करीब वहाँ से ऑर्डर लेकर आता, माल तैयार करता, माल की बिल्टी बना के लेके जाता, बिल्टी उनको हैंड ओवर करता, पीछे के पैसे लेके आता और फिर वापस काम करता। और उस समय यह था कि जैसे मेरा जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस था कि 1300 1350 रुपये की टिकट और 600-500 रुपया, मतलब मेरा ये मानना होता था कि 2000 में सारा काम हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से 2100 रुपये लग जाते तो मन में ऐसी तकलीफ होती है, यार 2100 ये 100 रुपया ज़्यादा लग गए, इसका कैसे आएंगे, ये कहाँ से कवर करने हैं। तो इस तरीके से काम करा हुआ है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए भी है, ख़ासतौर से उस जनरेशन के लिए जिन्हें सफल होने के लिए या कुछ काम करने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। तो सोचिए, एक शख्सियत जिन्हें आज आप देखते हैं कि वो लघु उद्योग भारती के महासचिव भी हैं, एक बहुत ख़ास पर्सनैलिटी हैं, किस प्रकार से गैराज में रहना, बिना कोई तनख्वाह लिए काम करना, क्योंकि लक्ष्य यही था कि मुझे कुछ बनना है। साथ में अभी बताया जैसे इन्होंने कि ट्रेन में सफ़र भी करना, खड़े होकर सफ़र करना, बैठ के सफ़र करना, अपनी शेड्स के लिए मिट्टी की शेड्स बनाना, चौकीदार के साथ सोना, उसके साथ ही खाना। ये सारी बातें आपको ये बताती हैं कि अगर आपका मुख्य मकसद यानी कि आपका मेन एम वो बनना है जो आप बनना चाहते हैं, जब तो आप उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। और अगर आपका मकसद ये है कि हम एसी में रहेंगे, हमें सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसका मकसद पे ध्यान है, इसका मतलब है कि कुछ दिनों बाद दुनिया उस पर ध्यान देगी, जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा मिश्रा जी, कि आपका एक इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हुआ,
इतनी मेहनत आपने करी, उसके बाद आपने विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया में अपनी इंडस्ट्री बनाई। मैंने 89 का मेरा नवंबर का लैंड अलॉटमेंट है और 91 में मैंने प्रोडक्शन में आ गया था जी। और उस समय और मैं बातें आपको कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि उसमें बैंक से लोन मिलना या फाइनेंस होना भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, आज के जितना इजी नहीं था। तो वो प्लांट लगाने के लिए मुझे उस समय उसमें RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ही मेन जो इंडस्ट्री के लिए फंडिंग का काम करते थे और बाकी बैंकों से इतना इजी नहीं होता था, हालांकि मिलता था परंतु वो हर किसी के अप्रोच है। और ख़ास करके उस समय के दौर में एक जानकारी बहुत बड़ी अहम चीज़ होती थी। आज तो अनजान है, आपकी सिबिल सही है, आधार है, कुछ चीज़ें हैं तो आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कैपिटल सब्सिडी हुआ करती थी। मतलब राजस्थान सरकार की 1987 की एक सब्सिडी थी, उसका नाम था कैपिटल इंसेंटिव सब्सिडी 1987 और फिर उसको रिवाइज करके 1989 में उसको रिवाइज किया था। तो उसमें 15% की जनरल कैटेगरी के लिए और लोगों के लिए अलग थे 15% की कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने 4 लाख का RFC से लोन लिया था और उसमें मुझे कैपिटल सब्सिडी 15% मतलब 60,000 रुपया। और उसमें होता यह था कि वो सब्सिडी आपको नहीं मिलती थी, वो जो आपके लोन अकाउंट के अगेंस्ट में जमा हो जाती थी, तो रिको के माध्यम से और RFC के थ्रू डायरेक्ट आती थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड की ब्रांच हुआ करती थी, वहाँ से मैंने 2 लाख की टर्म लोन करवाई थी। जो टर्म लोन तो लिया मैंने RFC से, और जो वर्किंग कैपिटल है वो बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्टेशन रोड जो अपनी पुलिस लाइन के सामने कॉर्नर पे एक ब्रांच हुआ करती थी, अच्छी ब्रांच थी, उनसे मैंने उस समय वो ली और इस तरह से 6 लाख रुपए का लोन लिया। कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो अपने थे इधर उधर से ले करके और काम शुरू किया। परंतु वो जो दौर था उसमें मैं 2-3 बात और बताना चाहूँगा। आज के इस दौर में आज कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना बड़ा इशू नहीं है। 90 का जो दौर था उस समय ट्रेडिंग बहुत आसान थी, मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ा काम माना जाता, बहुत बड़ा काम माना जाता। और एक बात मुझे आज भी याद है, जो मैं जिसकी वजह से मैं इंडस्ट्री लाइन में आया था, मेरे पिताजी कहा करते थे अपने दोस्तों को देखते हुए, जो हमारा भिवंडी में सर्किल था, कि उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट की एक अलग नज़र से देखा जाता था उस समय। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मेरे को इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो वो कंसेप्ट ये था। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कुछ देता है ना, इंडस्ट्री खुद नहीं अर्न करता, वो बहुत सारे लोगों के परिवार को पालने का भी एक बहुत बड़ा साधन बनता है। एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉयर आप ट्रेडिंग में भी बन सकते हैं, परंतु मैन्युफैक्चरर बनना उस समय ये टफ समझा जाता था। ट्रेडिंग भी आदमी उसी चीज़ की करता है जिसकी आप पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहीं से तो ट्रेडिंग का पेज आता है। हाँ, दोनों चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली उस समय बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। आज के दौर में मैं अगर 2025 की बात करूं तो आज के दिन कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ें दिख रही हैं, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान हो गई है। आज मार्केटिंग करना सबसे बड़ा टफ जॉब है। मार्केटिंग करना, माल को बेचना और वो बेचे हुए के पैसे सही सलामत घर में आ जाना आज का सबसे बड़ा टास्क है। अप टू डेट होना, और आजकल चूँकि हर चीज़ एडवांस से एडवांस आती हैं, तो वो बहुत अपडेट है। तो उस समय ये बड़ी बात होती थी, तो मैंने भी ये सोचा था कि वे करेंगे। उस समय एक चीज़ और होती थी, इंडस्ट्री चलाना इतना आसान भी नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज को आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो बाज़ार में बिल्कुल अवेलेबल है। उस समय मैं फाउंड्री इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो आप मानेंगे कि स्टील का भी, फाउंड्री का जो पिगारन रॉ मटेरियल होता है वो भी कोटे से मिलता था। ऐसा नहीं था बाज़ार से पैसा दो और लेकर के आ जाओ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंडस्ट्री की कैपेसिटी असेसमेंट करने के बाद में तय करता था कि इस आदमी को कोटे का माल इतना मिलेगा, और एक तरीके से वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता था। आपकी कैपेसिटी होती थी 100 की या 100 यूनिट की, कोई भी यूनिट मान लीजिए, और आपको माल मिलता था 5 या 10, तो बाकी का माल आपको बाज़ार से ऊंचे दाम पे लेकर के या प्रिक्योरमेंट करके लाना पड़ता था। ये होता था। और ये भी मानते थे कि अगर किसी का कोटा बन गया तो उसको दाल रोटी का इंतजाम हो जाता था, क्योंकि कोटे की जो माल मिलता था वो बहुत कंसेशनल रेट में मिलता था। आपको ताज्जुब होगा जानकर, आजकल के बच्चे इस बात को सुन के आश्चर्य भी करेंगे कि एक ज़माना था कि जब सीमेंट कोटे से मिलती थी,
सरिया कोटे से मिलता था। अच्छा। आपको फैक्ट्री मैं बहुत थोड़ी सी और पुरानी बात करूं तो 70 से लेके 75 तक सीमेंट का स्टॉकिस्ट का भी जैसे लाइसेंस लेना पड़ता था। कंपनी से माल कितना निकला और किसको जाएगा ये तक का काम डीएम या जो रसद विभाग के अधिकारी वो कंट्रोल करते थे। आपको किसी काम के लिए सीमेंट चाहिए, रिपेयर करवाना है, तो 2 बैग सीमेंट लेने के लिए परमिट बनवाना पड़ता था। मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है। हाँ, तो उस समय निश्चित रूप से, अब तो क्या है, रूल्स काफ़ी आसान हो गए और अब सिंगल विंडो सिस्टम हो गए। अभी बातचीत के दौरान हमें पता लगा कि उस समय की बात या उस समय से इन्होंने शुरुआत करी थी जब एक तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर आपको साइकिल लेनी हो, आपको कोई रेडियो लेना हो, आपको टीवी लेना हो, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सोचिए कितना स्ट्रगल भरा समय। बातचीत के दौरान ही हमें ये पता लगा। कुछ ऐसे अंश हैं जो आपको हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। एक और मिश्रा जी चीज़ सामने आती है कि लघु उद्योग भारती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? लघु उद्योग भारती, इसके ये नाम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लघु उद्योग, एक तो मुझे भारतीय शब्द का भी अर्थ जानना है, पीछे भारतीय लगाया है तो ये किस कॉन्सेप्ट के साथ इसमें जुड़ता है? देखिए, भारतीय शब्द साधारण से जो लगता है, संघ के अनुषंगी जो संगठन होते हैं उनके साथ सामान्यतः ये भारतीय शब्द जुड़ जाता है जी। और लघु उद्योग भारती से नाम से ही अपने आप में बताता है कि लघु उद्योग भारती जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हितों के लिए काम करने वाला एक संगठन है। मैं इसकी कैसे स्थापना हुई इसकी पृष्ठभूमि में लेके आपको चलता हूँ। 90 के दशक के अंदर जब उदारीकरण का दौर आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ने लगा, तो देखा यह गया कि जो सरकार की उस समय की जो नीतियां थी वो लार्ज इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए ही उस तरह का वातावरण बन रहा था और सरकार का सारा ध्यान फोकस उसी पे था। और उस दौर में ये समझ में आया कि जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, इसके बारे में भी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा अपन हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर चलें तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। ये एक मुहावरा है। सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि भारत में उस समय इतना सोना था कि सोने की चिड़िया को भी इस तरीके से बोलते हैं। और उस समय एक कालखंड ऐसा था कि जब भारत की जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर 34% तक का हिस्सा हुआ करता था। मतलब हम लोग इतना माल अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे। भारत को आज कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, बाकी मूल रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये उद्योग प्रधान देश रहा था। जब हम उद्योग प्रधान थे तभी हम सोने की चिड़िया थे और पूरे विश्व के अंदर हमारे जो 34% का योगदान रहा था। आपने देखा होगा पुरातन काल के अंदर एक गांव के अंदर जैसे गांव कोई बसाना होता था किसी भी राजा को या किसी कालखंड में, तो बोलते थे कि भाई 36 की 36 कौम वहाँ होनी चाहिए या जातियाँ होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि हर जाति के लोगों के पास में हाथ में एक हुनर था और एक गृह उद्योग जैसा उनका चलता था। स्किल थी, मतलब स्किल थी और उसको वो कन्वर्ट करते थे एक तरह की छोटी इंडस्ट्री में या लघु उद्योग में। तो जब तक हमारा देश उसके ऊपर ध्यान दे रहा था, बीच का जो कालखंड आया, गुलामी का पीरियड आया, उसके अंदर उसके भिन्न भिन्न कारण थे कि कैसे अंग्रेजों ने कैसे मुगलों ने हमारे उस स्किल को ख़त्म किया। उसके ऊपर हम कभी फिर बैठ करके एक लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं कहता भी हूँ लोगों से कि जब आप एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन से बात करते हैं तो बात ही बातों में किस प्रकार से आप भूगोल भी, यानी कि आप ज्योग्राफी समझ सकते हैं, हिस्ट्री समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं, आप ट्रेड समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं। अभी जैसे बातचीत में पता लगा कि जो इंडियंस थे किस तरीके से उनका एटीट्यूड था, वो पूरा ट्रेड का ही था, मतलब ट्रेड का ही था। क्योंकि एग्रीकल्चर भारत में चूँकि बहुत अच्छा मैदानी क्षेत्र है इसलिए बेसिक रूप से हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है व्यापार भारत का बहुत दूर दूर था, बहुत व्यापार था। और उस समय जो मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि जैसे आज के दिन नेवी की या शिप की बात की जाती है, तो किसी कालखंड में हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 था। यहाँ के बने हुए जहाज पूरी दुनिया में लोग काम में लेते थे, यहाँ से बनवा के लेके जाते थे। और हमारे पूर्वजों ने उस कालखंड में इन्हीं शिप के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर व्यापार किया था। दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको भारतीय नहीं मिलेगा। इसकी मूल वजह यही थी। और मैं वापस उसी पर आता हूँ क्योंकि उद्योग की अपन बात कर रहे थे, लघु उद्योगों की बात कर रहे थे।
तो जब उदारीकरण का दौर आया तो उस समय सरकारों का सबका ध्यान प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टम का, सभी लोगों ने बड़े उद्योगों के और उन्हीं के बेनिफिट के लिए पॉलिसियों को बनाने का निर्माण किया। और धीरे धीरे कुटीर और लघु उद्योग संकट में आ रहे थे और बंद होने लग गए थे। तो हमारे नागपुर में बैठे हुए जो इस तरीके से दूरदृष्टा लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ की समझा कि अगर हिंदुस्तान से अगर कुटीर और लघु उद्योग खत्म हो गए तो बेरोजगारी का और सामाजिक संरचना बिगड़ जाएगी और इनकी चिंता करनी चाहिए। तो उनकी चिंता करने के लिए कुछ लोग नागपुर में बैठे और उन्होंने ये कहा कि भी बड़े उद्योगों के लिए आप देखेंगे कि जितने भी हिंदुस्तान में संगठन बने हुए हैं आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद के, वो सभी बड़े उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के बेनिफिट के लिए, उनके पॉलिसी निर्माण के में काम करने के लिए बने हुए हैं। लघु उद्योगों की चिंता करने वाला कोई संगठन नहीं था। इसलिए कुछ लोग नागपुर में बैठे और उन्होंने सोचा कि भी लघु उद्योगों के लिए काम करना है तो नाम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ऐसा कुछ नाम रखा जाए। तो उन्होंने लघु उद्योग भारती का नाम कब इसका ये 25 अप्रैल 1994 में लघु उद्योग भारती की ऑफिशियल स्थापना हुई थी। ओके ओके ओके। 19 लगभग अगर देखा जाए तो 30 साल से 31 साल हो गए। 31 वर्ष हमने पूर्ण कर लिए हैं हमारी यात्रा के। एक अगर मनुष्य के हिसाब से सोचे हैं तो हम एक तरुण अवस्था की तरफ हैं अभी हमने। वैसे लघु उद्योग भारती की जो पूरी यात्रा है जी, उसके बारे में तो मैं आपसे विस्तृत बातचीत करूंगा। अभी ये भी मैं जानना चाहूँगा कि लघु उद्योग भारती की भारत में कितनी इकाई, विस्तृत बातचीत तो अभी जैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मिश्रा जी की और यात्राएं और एक्सपीरियंस किस प्रकार से, उनके इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि एक उद्योगपति सिर्फ उद्योगों के लिए नहीं होता, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ बहुत सारी रुचियाँ होती हैं, और साथ ही साथ किस तरह से उनकी यात्रा से और लोग सीख सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए उनके पास क्या थॉट्स हैं। इसके लिए हम दूसरे एपिसोड में ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ उद्योगपति ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें दूसरा एपिसोड करना ही पड़ता है, तब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंच जाएं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लघु उद्योग भारती की जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कितनी इकाइयाँ हैं इसकी पूरे भारत में? बिल्कुल, लघु उद्योग भारती आज के दिन कश्मीर से, या मैं कश्मीर में नहीं उससे ऊपर कहूँ, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात कच्छ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब आसाम मेघालय तक में हमारी इकाइयाँ हैं। करीब 900 के करीब हमारी इकाइयाँ कार्यरत हैं। राजस्थान के अंदर मैं कहूँ तो हमारी करीब 177 इकाइयों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ओके। पूरे देश में, मतलब आपको बता सकता हूँ कि सारे राज्य हमारे हैं। अंडमान निकोबार में भी हमारी इकाई है। तो हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे लघु उद्योग भारती की प्रेजेंस नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र, चाहे वो नोटिफाइड है, या नोटिफाइड का मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बनाया गया है, या प्राइवेट क्लस्टर है, या ऐसे ही जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होगी, वहाँ तक हमारी पहुँच का प्रयास है। और इसमें अभी काफ़ी यात्रा और भी करनी है। अगर हम इकाइयों की बात करें तो हम हिंदुस्तान के नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लघु उद्योगों के ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं कह सकता हूँ। ओके। तो लघु, एक मोटे तौर पे हम देखें कि लघु उद्योग भारती का अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है? लघु उद्योग भारती की, जैसे कि मैंने स्थापना की बात की, तो उस समय जो विचार आया था वो आया था कि लघु उद्योगों को संरक्षण मिले, इस तरह की नीति सरकार तक ये बात को पहुंचाना, और नीति निर्माण में सरकार को विचार दे करके, सहयोग दे करके वैसी नीतियों को बनवाने का काम करना। मैं एक छोटी सी बात और बोल रहा हूँ। आजकल MSME ये शब्द अपने आप में बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर के बीच में ही पॉपुलर है। पहले भारत सरकार के अंदर उद्योग मंत्रालय एक ही मंत्रालय होता था। लघु उद्योग भारती की बार बार मांग के ऊपर वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार केंद्र के अंदर MSME मंत्रालय बनाया था। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसकी पहली मंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी थी। 2 बात है कि पहले लघु उद्योग भारत MSME मंत्रालय बना, और उस मंत्रालय की जो केंद्र में मिनिस्टर थी वो उसमें वसुंधरा राजे जी थी। लघु MSME ने बहुत तेजी से अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से एक तरह से डेवलप किया है, ये बहुत बड़ी बात है MSME ने। तो ये इस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट काम करता है लघु उद्योग का। बिल्कुल। मैं आपको माध्यम से बात बताना भी चाहूँगा कि उद्योग से रिलेटेड केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं,
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड मान लीजिए, और इनसे जितने भी डिपार्टमेंट है सबके अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इनकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है, लगभग सभी मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी में लघु उद्योग भारती के मेंबर रहते हैं। 2010 से वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा के अंदर जो WLO की मीटिंग होती है, भारत सरकार की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री जी 2010 से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हर साल जेनेवा कन्वेंशन के अंदर लघु उद्योग भारती जाती है और लघु उद्योग भारती का और राष्ट्रीय हित वहाँ पर चर्चा मंथन होते हैं। इसी तरह से लगभग सभी, अभी राजस्थान सरकार में भी हमारा बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। आपको खुशी होगी जान करके कि अभी जो नई बीजेपी सरकार बनी है, इन्होंने अपने पहले ही वर्ष के अंदर जो MSME राइजिंग राजस्थान किया है। हाँ जी। राइजिंग राजस्थान के अंदर 3rd डे का इवेंट MSME को डेडिकेटेड था। और उसके लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने लघु उद्योग भारती को उसको आयोजन की जिम्मेदारी दी थी, और लघु उद्योग भारती ने ये जिम्मेदारी एज कन्वीनर के नाते मुझे दी थी। तो उसके साथ फिर सारा कोऑर्डिनेशन कर करके और 3rd डे का जो इवेंट था MSME कॉन्क्लेव का, वो हमने किया था। हाँ, नहीं, इसके बारे में मैंने वो सुना भी था। अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा है। नहीं, राइजिंग राजस्थान के बारे में किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपके जो लेक्चर्स रहे हैं उनका जो टाई अप है, इस विषय में हम अगली जो हमारी श्रृंखला होगी, अगला एपिसोड हो, उसमें ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक विस्तृत ये बातचीत का विषय है कि जो राइजिंग राजस्थान में किस प्रकार ने सरकार ने काम किया, किस प्रकार से आप उससे जुड़े और किस प्रकार से हमने उन चीज़ों को पाया या नहीं पाया, कितना पास हुए, कितना हम उस चीज़ में रह गए। एक आप बहुत समय से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों के सपनों को पूरा करती है। ये आपके सपने को पूरा नहीं करती, इसमें जो लोग काम करते हैं उनके भी सपनों को पूरा करती है। तो मैं कुछ आपसे अगले एपिसोड में और बात करेंगे, लेकिन अभी मैं तीन ऐसे आपसे सुझाव पूछना चाहूँगा जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के एक बात तो दिमाग में पूरी तरह से फिट है, सभी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, और सभी राज्यों की सरकारों को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कुटीर और लघु उद्योग ही ऐसा है कि जो हमारे जो इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, कि हर हाथ को रोजगार कैसे दें। नौकरियाँ नहीं दे सकते, चाहे गवर्नमेंट नहीं दे सकते, ना प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। और हमारा भारत का अगर हम समझें कि जैसे अपन तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की बात जब हम करते हैं, तो ये संभव होगा उद्योगों के माध्यम से। और उद्योगों के माध्यम से भी लघु और कुटीर जो उद्योग हैं, उनके अंदर पर लैक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये माध्यम है। ठीक है। और अगर आप बात करें तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, बिना एंसिलरी के वो चल नहीं सकती। और एंसिलरी सारे MSME वाले होते हैं, माइक्रो स्मॉल वाले होते हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि लघु उद्यमी जो हैं वो देश की और राज्य की नींव है। राज्य सरकार भी ये बात मानती है कि यहाँ पर उद्योग बढ़े, इसीलिए इन्होंने अपने भजनलाल सरकार ने अपने पहले वर्ष के अंदर ही, पूर्व में अगर अपन देखें तो प्रत्येक सरकार अपने अंतिम वर्ष में या 6 महीने पहले इस तरह के राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट कुछ भी नाम से करते थे। फर्स्ट ईयर में हुआ था। तो उनका ये रहता था करके चले गए, फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ, धरातल पे इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं आएगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती थी और लगभग वो फेल होते थे। पहली बार इस सरकार ने इस तरह को करा है और उन्होंने खुद ने कहा है कि हम इसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे और 2 साल बाद में दोबारा करेंगे। तो ऐसा हुआ है कि इस बार इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है, परंतु मूल रूप से जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो मुख्य रूप से सोलर में आ रहा है। ये दूसरा जो एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी वगैरह में आ रहा है। जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो कि सोलर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से आए, जो पैसा यहाँ आएगा वो अल्टीमेटली इकोनॉमी फैलेगा, चारों तरफ जाएगा, इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। परंतु ये एक सेक्टर है जो ऐसा रोजगार देने वाला सेक्टर नहीं है और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू देने वाला भी नहीं है। इसमें कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। सोलर का एक बार प्लांट लग गया, लगने के टाइम में जो भी GST वगैरह के रूप में रेवेन्यू आ गया सो आ गया, उसके बाद में कुछ नहीं आना है। ये एक तरह का उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है। तो उद्योग की हालांकि राजस्थान सरकार ने MSME पॉलिसी जो 2024 को लागू कर दिया है, और इस बार एक और अच्छा काम ये किया है कि जैसे टेक्सटाइल है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला काम है, तो एक टेक्सटाइल पॉलिसी अलग से लाए हैं। इसी तरह से वेयर हाउस पॉलिसी लाए हैं और तरह तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। तो सरकार का ध्यान तो है, परंतु इसमें जैसे पूर्व के अंदर जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलती थी, तो ये स्टार्टअप के लिए और छोटे जो कुटीर स्केल के ऊपर काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। इसी तरह की एक तो नई स्कीम कोई और आनी चाहिए, चाहे वो नाम कुछ भी रखें आप,
बाकी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बहुत अच्छी योजना थी। इसके हमारा निवेदन रहेगा सरकार से, जैसे डिप्स 24 तो ले आए हैं 22 की जगह, वैसे ही मुख्यमंत्री योजना भी लानी चाहिए। और इसमें कोई डायरेक्ट प्रोडक्शन इंसेंटिव जैसी कोई भी स्कीम फिर आनी चाहिए, जैसे पूर्व में सरकारें दिया करती थी। हमारी सरकार से नियमित चर्चा होती रहती है। तो एक बजट बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान की क्या कभी ज़्यादातर स्टेट्स की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बजट या सब्सिडी उसमें दे सकें, परंतु सरकार कोशिश ये कर रही है और लाएगी। हमारा दूसरा एक और बोलना है कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जगह की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में नए इंडस्ट्रियल एरिया जो कि जिसके लिए सरकार ने एक नोडल एजेंसी रिक्को बना रखी है, वो नए एरिया इस अनुपात में नहीं बन रहे जिस तरह से डिमांड आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि लघु उद्योग भारती की डिमांड पर सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि इंडस्ट्री में कन्वर्जन के जो रूल्स हैं उनको उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, उसका बेनिफिट मिलेगा। परंतु वहाँ पर एक जो समस्या रहती है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से रिक्को करके देती है। तो हमारा निवेदन यही है कि सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में, संख्या में और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने चाहिए, तो उसमें उद्यमिता आगे बढ़ेगी और वो भी प्रोफेशनल पे। हालांकि सरकार ने जो भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं लगभग अच्छे बनाए हैं, अच्छी स्कीम के साथ बनाए हैं। अब जो नए बने वो जो लघु उद्योग भारती ने सुझाव दिया हुआ है कि लेबर कॉलोनी उसके अंदर होनी चाहिए, अभी तक अलाउ नहीं करते हैं। मल्टी स्टोरी को अलाउ कर देना चाहिए, हमने ये डिमांड की हुई है कि अगर जगह की कमी है तो आप मल्टी स्टोरी की अलाउ करिए। जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर, दिल्ली बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि वहाँ पर, तो वो रूल्स के अंदर सरकार को हमने संज्ञान में दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो इस पर काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, उद्योग जो होता है वो इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है जब उद्योग अच्छे होते हैं। उद्योगों से आप बहुत लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। उद्योग ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। और एक अनुभवी व्यक्ति नहीं होता, वो एक संस्था होता है। जब आप उससे सीखते हैं, समझते हैं तो बहुत कुछ पाते हैं। तो महेंद्र मिश्रा जी से हमारी ये बातचीत, ये पॉडकास्ट आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उनसे जानेंगे। और अब तक उन्होंने जो चीज़ें शेयर करी है, बहुत काम किए, यंग जनरेशन के लिए काम किए हैं, जो यूथ है, जो यूथ आगे का है उसके लिए बहुत काम किए हैं, और गवर्नमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारे हमें सजेशंस दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे, हम जल्दी ही आपको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सनराइज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और जब भी याद करेंगे और मैं उपलब्ध रहूंगा। आप हमारे मेंबर ही हैं, हम आपको याद करते ही रहेंगे। नमस्कार।